जय श्री राम स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी में। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी ट्रिपल सी की क्लासेस, जो हम शुरुआत से बना रहे हैं। आपको जब भी वो क्लासेस चाहिए तो आप उन्हें मेरी प्लेलिस्ट से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए, अगर आप लोग मेरी वीडियोस लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और आगे वीडियो बनाती रहूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है और सीपीयू में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। सीपीयू क्या है? सीपीयू एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी आप ये समझ लीजिए कि सीपीयू के बिना कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, यानी बिना सीपीयू के कोई काम नहीं हो सकता। ये क्या कह रहा है? इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम। द प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स सच एज मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस। यानी आप यहाँ पे ये समझ जाइए कि सीपीयू का मतलब यह है कि ये एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स को, और प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो कंट्रोल करती हैं ऑपरेशंस को, ऑल अदर कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं या इनबिल्ट हैं उनको, जैसे मेमोरी हो गई, इनपुट डिवाइसेस हो गई, आउटपुट डिवाइसेस हो गई। तो यानी सीपीयू हमारे कंप्यूटर का मेन भाग होता है, मेन पार्ट होता है, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है सीपीयू को। अब हम आते हैं इसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला मेजर पार्ट है वो है मेमोरी, फिर है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा है सीयू कंट्रोल यूनिट। प्राइमरी मेमोरी का इसमें प्राइमरी मेमोरी दे दी गई है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी तो हम अलग से ऐड करते हैं। प्राइमरी मेमोरी हो गई आपकी जो इसमें इंटरनल होती हैं, जो पहले से ही सीपीयू में इनबिल्ट होती हैं जब आप सिस्टम खरीद के लाते हैं तभी। फिर आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी आप डिजिटल वर्किंग करते हैं, प्लस माइनस लिखना, प्लस माइनस, उसके बाद आप जितने भी ये अल्फ़ाबेटिकली यूज करते हैं, लेटर लिखते हैं, ये सारा किस में होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। और कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि जितनी भी आपकी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस, इन सबको कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बता रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दिस यूनिट इज डिजाइन टू परफॉर्म 4 basic arithmetical operations like add, subtract, multiply and divide, and logic operations such as। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है आपकी वो देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब इन सब ऑपरेशंस को ये क्या करता है? ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी इनकी वर्किंग करने का काम करता है। फिर आता है कंट्रोल यूनिट। मैंने अभी आपको बता दिया ये क्या कहते हैं। ये इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर ऑल अदर कंपोनेंट्स इज कंप्यूटर। इट्स यूनिट्स कहाँ गया? दिस यूनिट्स obtain instruction from program stored in memory, interrupts instruction and issue signals that cause other units of system to perform their functions। यानी बस मैंने आपको जो बताया, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितनी भी यूनिट्स होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, स्टोरिंग होती है, उस सारी चीज़ों को, ऑपरेशन को, जितने सारे ऑपरेशन होते हैं, इन सब की वर्किंग का काम, कंट्रोल करने का काम किसका है? सीयू का है। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है? तो देखिए हर बुक्स में आपको थोड़ा बहुत फर्क हर जनरेशन में नजर आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं जो भी बुक्स में पढ़ाया जा रहा है वो गलत है। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो इवेल्युएट हुई थी, यानी जब आई थी, तो वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जब इवेल्युएट हुई थी तो 1951 में इवेल्युएट हुई थी। यानी 1951 में सबसे पहले कंप्यूटर
की जनरेशन स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे 5 जनरेशन है। सबसे पहली जनरेशन है 1951 से लेकर 1959 तक। ये जनरेशन जो थी 1951 से लेके 1959 तक चली। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। मेमोरी कैपेसिटी जो इसकी होती थी, कितना ये स्टोर कर सकती थी, 10 के तक। फ्यू थाउजेंड इंस्ट्रक्शंस पर मिनट पर सेकंड की इसकी स्पीड होती थी। जो उस समय लैंग्वेज यूज होती थी वो मशीन लेवल लैंग्वेज यूज होती थी। और इम्पोर्टेंट कंप्यूटर जो उस समय थे यूनिक्स और सेकंड वैक्यूम ट्यूब था। एडवाक, इनियाक, एडसाक, ये सब आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या थे इनकी, कि सबसे पहली बात तो वैक्यूम ट्यूब जो होती थी, वो सिर्फ किसके लिए बनाई जाती थी, कंप्यूटर के लिए। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर हुआ करता था उस समय का ये। डिसएडवांटेज क्या थे कि भाई एसी की रिक्वायर पड़ती थी इसको। जब इसको स्टार्ट कर दिया जाता था तो इसकी इतना ये हीट होता था कि इसको बंद करने के बाद, ऑफ होने के बाद कम से कम उसको ठंडा होने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी और रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी। और दीज कंप्यूटर डू नॉट हैव मच कैपेसिटी टू, यानी मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसकी कैपेसिटी कितनी थी, 10K से 20K तक। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन और, यहाँ पे 2 लाइन और लिखी है। कंप्यूटर वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते थे। और वेरी लार्ज साइज, ये कमरे के बराबर के साइज के होते थे, काफ़ी भारी होते थे। इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती, बहुत कम होती थी। और जनरेट करते थे लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी जनरेट करते थे। इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर वी यूज 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब। एक कंप्यूटर में 1000 ऑफ वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, ठीक है, जो कंट्रोल करती थी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को। दे आर वेरी लार्ज इन साइज, ये बहुत ही बड़ा होता था साइज में। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की एक तरीके से कमियां थी। फिर आता है सेकंड जनरेशन, 1960 से लेके 1965 तक था। फिर टेक्नोलॉजी इसमें यूज होने लगी, जहां पे पहले वैक्यूम ट्यूब होती थी, इसमें ट्रांजिस्टर और डायोड का यूज होने लगा। मेमोरी कैपेसिटी इसकी बढ़ के 4 KB से 64 KB हो गई। स्पीड इसकी 1 मिलियन से इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड हो गई। लैंग्वेज इसमें, वहाँ पे मशीन थी, यहाँ पे असेंबली आ गई, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, जैसे कोबोल हो गई, फोर्ट्रॉन हो गई। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर इस टाइम के यूनिक्स और सेकंड वैक्यूम ट्यूब। फिर इसका जो साइज हो गया था वो रिड्यूस हो गया था, इसकी अच्छी खासियत ये थी। और ऑपरेशंस जो थे इसके काफ़ी फास्टर हो गए थे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जनरेशन से। थर्ड जनरेशन आई 1966 से लेकर 1975 तक। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होने लगा। इसमें जो मेमोरी कैपेसिटी थी 32 कैरेक्टर से लेकर 4 मिलियन कैरेक्टर तक पहुंच गई। और इसकी स्पीड मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड पहुंच गई। वेरी हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज़ होने लगी, कोबोल, फोर्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर उस समय में आ गए थे IBM 360, यूनिक्स 100। IBM उस समय के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर की फेमस कंपनी आ चुकी थी। स्मॉलर इन साइज, फास्टर इन स्पीड, रिड्यूस कंप्यूटिंग कॉस्ट, जो कॉस्ट हो गई थी वो भी कम हो गई थी। रिक्वायर्ड लेस पावर, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी कम यूज़ होने लगी। और इम्प्रूव आर सपोर्ट, इम्प्रूव हो गया था, काफ़ी सपोर्टिंग हो गए थे ये कंप्यूटर थर्ड जनरेशन तक आते आते। फिर आता है फोर्थ जनरेशन 1976 से 1982। माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगे इसमें। वेरी लॉन्ग कोड इंटीग्रेशन, 512 कैरेक्टर से लेके कैर से लेके 1024 मिलियन कैर तक इसकी कैपेसिटी होने लगी। 100 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में ये इसकी स्पीड हो गई। हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगी, C, C++, कोबोल, फोर्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर मैकेनिकल हो गए, मोर पावर, मच फास्टर हो गया, मच इन स्मॉल हो गया, मिनी कंप्यूटर। तो जैसे जैसे स्पीड में बढ़ते गए और साइज में छोटे होते गए और प्राइस में भी कम होते गए, और प्रोसेसर टेक्नोलॉजी जो यूज़ होने लगी वो और भी अच्छे से अच्छी यूज़ होने लगी। फिफ्थ जनरेशन जापान में हुई थी, इन्वाइट की गई थी 1982 में, और अभी तक ये चल रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक है ये हम लोग करेंगे
कल। ओके, तो जैसा भी आप लोग को मेरी क्लास पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। ओके, ओके बाय।